हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ 11th बायो। आई एम एन के वर्मा, बायोलॉजी फैकल्टी ऑफ शिक्षा वाटिका। आज बच्चों तुम लोग के लिए हम वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आज हम सेल वॉल के आगे बतलाएंगे। पिछले क्लास में बच्चों हमने सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में बतलाया था। सेल वॉल में जो होता है मिडिल लैमेली होता है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल, यहाँ तक के जो होता है पिछले क्लास में हम बच्चों डिस्कस किए थे। आज बच्चों जो हम डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम पिट के बारे में डिस्कस करेंगे, हम सेल कोट के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोटोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आज के वीडियो में बच्चों प्लाज्मोडेस्माटा से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जानना कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा किसको कहते हैं, इस चीज़ को समझना। पहले इससे रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट के बारे में जान लेना बच्चों। जैसे प्लाज्मोडेस्माटा को जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कवर्ड किया था वो टैंगल ने डिस्कवर्ड किया था। किसने किया था डिस्कवर्ड बच्चों? टैंगल ने डिस्कवर्ड किया था। लेकिन प्रोटोप्लाज्म का जो नाम होता है, टर्म जो होता है प्लाज्मोडेस्माटा टर्म जो होता है ये दिया था स्ट्रासबर्गर ने। ये दो साइंटिस्ट हैं जो इससे इम्पोर्टेंट है, याद रखना बच्चों। टैंगल ने प्लाज्मोडेस्माटा को डिस्कवर्ड किया था, लेकिन टर्म प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो किसने दिया था? स्ट्रासबर्गर ने। मतलब प्लाज्मोडेस्माटा डिस्कवर्ड बाय टैंगल एंड नेम्ड बाय स्ट्रासबर्गर। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है इस चीज़ को समझना बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पर जो है ये प्लांट सेल है, एक प्लांट सेल ये है, दूसरा प्लांट सेल ये है, तीसरा प्लांट सेल ये है। अब ये प्लांट सेल के बीच में, एडजेसेंट प्लांट सेल के बीच में जो होता है बच्चों ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। ये देखो क्या है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। इसी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसलिए इसको यहाँ पर लिख दिए हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है, इस साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को ही हम कहते हैं बच्चों क्या? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मोडेस्माटा। जैसे ये सेल है तो सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होता है? सेल वॉल होता है। तो ये सेल वॉल लिखे हैं बच्चों। उसके नीचे क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या लिखे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ब्लू कलर से जो लाइनिंग है बच्चों ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिए हैं। ये ब्लैक कलर से लाइनिंग है, सेल वॉल दिए हैं। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? ये साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये प्लांट सेल, ये प्लांट सेल और ये प्लांट सेल, ये जो प्लांट सेल है, एडजेसेंट प्लांट सेल्स है, ये दोनों के बीच में जो क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है। इस साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और इसी प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जो होता है ये एडजेसेंट सेल क्या होता है? इंटर कम्युनिकेटेड होता है। क्या होता है बच्चों? इंटर कम्युनिकेटेड होता है बच्चों ये। और ये प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है बच्चों, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा देख रहे हो, ये प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? मल्टी सेलुलर प्लांट का। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बच्चों? मल्टी सेलुलर प्लांट का होता है। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है इसका डायमीटर जो होता है 40 to 50 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 40 to 50 नैनोमीटर होता है। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट के द्वारा जो ये जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी है, ये साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी जो होता है ये लिविंग मैटर है। तो इसको हम कहते हैं सिम्प्लास्ट कहते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक कंटिन्यूम ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा को हम क्या कहते हैं? सिम्प्लास्ट कहते हैं बच्चों। तो ये समझ गए होंगे बच्चों कि प्लाज्मोडेस्माटा किसको कहते हैं बच्चों? प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? एडजेसेंट प्लांट सेल के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है इसी को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मोडेस्माटा। और इसी प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जो होता है प्लांट सेल इंटर कम्युनिकेटेड होता है ये। तो यहाँ पर देखना बच्चों पॉइंट्स लिखा हुआ है। देखो टैंगल ने क्या किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड प्लाज्मोडेस्माटा। ये इसमें टर्म किसने दिया था प्लाज्मोडेस्माटा का? स्ट्रासबर्गर ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? स्ट्रासबर्गर ने दिया था, है ना। अब ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन एडजेसेंट सेल्स प्लांट सेल्स थ्रू व्हिच प्लांट सेल्स आर इंटर कम्युनिकेटेड। प्लांट सेल्स क्या होता है? इंटर कम्युनिकेटेड होता है ये बच्चों। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसा ही बतलाए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्या होता है? मल्टी सेलुलर प्लांट। ये क्या होता है? मल्टी सेलुलर प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसका प्लाज्मोडेस्माटा का डायमीटर कितना होता है बच्चों? 40 to 50 नैनोमीटर होता है। कितना होता है बच्चों? 40 to 50 नैनोमीटर होता है। और अभी बतलाए सिम्प्लास्ट के बारे में। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटिन्यूम होता है,
प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो प्रोटोप्लाज्म पास करता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, हम सिम्प्लास्ट कहते हैं। तो लिखे हुए प्रोटोप्लाज्मिक कंटिन्यूम ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट। ये क्या होता है, सिम्प्लास्ट होता है। सिम्प्लास्ट को ये भी समझना बच्चों कि सिम्प्लास्ट जो होता है लिविंग पाथवे बिटवीन द प्लांट सेल्स, लिविंग पाथवे बिटवीन द प्लांट सेल्स। अब ये सिम्प्लास्ट का यूज जो होता है बच्चों हम प्लांट फिजियोलॉजी में करेंगे, जब हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये सिम्प्लास्ट का हम यूज करेंगे बच्चों। अब यहाँ पर देखना कि ये जो होता है इसमें प्लांट सेल का जो सेल वाल होता है और मिडिल लैमेली जो होता है ये ट्रांसवर्स होता है किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ट्रांसवर्स होता है। और ये प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो सेल वाल मिडिल लैमेली जो होता है ये ट्रांसवर्स्ड होता है किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। और ये प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है दो प्लांट सेल के नेबरिंग प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को क्या करता है, कनेक्ट करता है बच्चों। क्या करता है बच्चों, कनेक्ट करता है ये। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा में जो होता है बच्चों, प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है लाइंड होता है किसके द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा लाइंड होता है। किसके द्वारा लाइंड होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा लाइंड होता है। और इसमें ये जो होता है प्लाज्मोडेस्माटा इनक्लोज किया जाता है ट्यूब्यूल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस ट्यूब्यूल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं डिस्मोटिब्यूल। ये याद रखना बच्चों, ये कॉम्पिटिशन में पूछे हुए डिस्मोटिब्यूल। डिस्मोटिब्यूल जो होता है ये कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म को मेंटेन करता है। क्या करता है बच्चों, कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म को मेंटेन करता है ये। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा लाइंड होता है। ये यहाँ पर इसको हम डिटेल से अगर हम देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर देखना, देखो प्लाज्मोडेस्माटा एक सिंपल होता है, दूसरा ब्रांच्ड होता है। ये क्या होता है बच्चों, ये सिंपल है और दूसरा क्या है, ब्रांच्ड है। ये देखो प्लाज्मोडेस्माटा देखो ये सिंपल है, लेकिन इसके केस में देखो ये प्लाज्मोडेस्माटा जो इस तरह से है ये ब्रांच्ड है, ये है ना। तो प्लाज्मोडेस्माटा में जो होता है लाइनिंग किसका होता है, देखो ये प्लाज्मोडेस्माटा पूरा होता है और प्लाज्मोडेस्माटा में देखो ये ब्लू कलर से जो हम बतलाए हुए हैं यहाँ पर देखना बच्चों, ये ब्लू कलर से जो बतलाए हुए हैं ये हो गया पार्ट या ये हो गया पार्ट, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी बतलाए थे क्या बच्चों कि प्लाज्मोडेस्माटा लाइंड बाई क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा लाइंड होता है। और ये प्लाज्मोडेस्माटा इनक्लोज किए रहता है किसको, ट्यूब्यूल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखे हुए हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूब्यूल है। इस ट्यूब्यूल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, डिस्मोटिब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डिस्मोटिब्यूल कहते हैं, है ना। ये क्या कहलाता है, ट्यूब्यूल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं, डिस्मोटिब्यूल कहते हैं या प्लाज्मोडेस्माटा ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा ट्यूब्यूल कहते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कॉम्पिटिशन के लिए, ये डिस्मोटिब्यूल। तो डिस्मोटिब्यूल क्या होता है बच्चों, ट्यूब्यूल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इनक्लोज्ड बाई द क्या होगा इसमें, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा इनक्लोज है। देखो ये प्लाज्मोडेस्माटा से पास कर रहा है ये। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूब्यूल जो प्लाज्मोडेस्माटा से पास करता है इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्मोटिब्यूल कहते हैं। इसी के द्वारा मटेरियल का क्या होता है, पैसेज होता है बच्चों। तो ये होता है, ये केनाल हो गया, इसमें ये पूरा क्या हो गया, ये प्लाज्मोडेस्माटा का पूरा केनाल हो गया। ये देखो सेल वाल है, इसके अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसी तरह ब्रांच्ड वाले में देखना, ब्रांच्ड वाले में जो देखना बच्चों, इसमें यहाँ पर देखना ब्रांच्ड वाले में क्या होता है, ये देखो यहाँ पर क्या होता है, इसमें डिस्मोटिब्यूल है। ये क्या होता है इसमें, ये डिस्मोटिब्यूल है। ये यहाँ पर भी देखो ये डिस्मोटिब्यूल है बच्चों, ये भी क्या है, डिस्मोटिब्यूल है, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये ट्यूब्यूल है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूब्यूल है। तो ट्यूब्यूल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं बच्चों, डिस्मोटिब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्मोटिब्यूल कहते हैं। तो ये डिस्मोटिब्यूल हुआ बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बच्चों। तो ये सिंपल प्लाज्मोडेस्माटा हो गया इसमें, और ये क्या हो गया, ब्रांच प्लाज्मोडेस्माटा हो गया। ये क्या हो गया, ब्रांच प्लाज्मोडेस्माटा हो गया। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ मिस्टेक हुआ है बच्चों, प्लाज्मोडेस्माटा, यहाँ पर डेस्माटा जो अभी जो PDF भेजे हैं उसमें कर लेना इस तरह से, प्लाज्मोडेस्माटा, इस तरह से प्लाज्मोडेस्माटा कर लेना बच्चों इसको। क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है। तो अब यहाँ पर देखना है बच्चों, अब देखो डिटेल्स और देखते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में और भी डिटेल देखते हैं, जिसे देखो लिखा हुआ है, ये डायग्राम किसका है, ये फिगर किसका है बच्चों, ये कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा का है। देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ये पूरा प्लाज्मोडेस्माटा है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल को क्या कहते हैं, डिस्मोटिब्यूल कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल को क्या कहते हैं, डिस्मोटिब्यूल कहते हैं बच्चों। ये डिस्मोटिब्यूल है। और ये देखो माइक्रो चैनल है ये, और ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। अब यहाँ पर देखना,
इसमें चैनल प्रोटीन और फिलामेंट होता है। देखो ये सब जो दिए हुए हैं, ये राउंड राउंड करके दिए हुए हैं यहाँ पर, इसको क्या लिखे हुए हैं, ये क्या है, चैनल प्रोटीन है, और ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये क्या है, फिलामेंट है। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा में जो होता है चैनल प्रोटीन होता है, फिलामेंट्स होता है। क्या होता है बच्चों, चैनल प्रोटीन और फिलामेंट होता है। ये सब जो होता है सेल वॉल होता है ना। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इधर पूरा क्या हो गया, सेल वॉल हो गया। ये प्लाज्मोडेस्माटा, और इधर पूरा क्या हो गया बच्चों, ये हो गया इसमें सेल वॉल। ये क्या हो गया पार्ट, सेल वॉल का पार्ट हो गया पूरा बच्चों। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा का डिटेल कंपोनेंट था। ऊपर हम देखें सिंपल प्लाज्मोडेस्माटा और ब्रांच प्लाज्मोडेस्माटा, और ये जो होता है प्लाज्मोडेस्माटा का डिटेल कंपोनेंट यहाँ पर देखते हैं। इसलिए फिगर में दिए हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। तो समझ गए होंगे बच्चों कि प्लाज्मोडेस्माटा में कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, कंपोनेंट होता है डिस्मोटिब्यूल। डिस्मोटिब्यूल किसको कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टिब्यूल को क्या कहते हैं बच्चों, हम डिस्मोटिब्यूल कहते हैं। इसमें क्या होता है, चैनल प्रोटीन्स होता है। ये सब सारे क्या है, राउंड जोन दिए चैनल प्रोटीन है, और ये क्या है, फिलामेंट है। ये क्या है, फिलामेंट है ये। तो ये सब कंपोनेंट है बच्चों प्लाज्मोडेस्माटा का। तो यहाँ पर देखो जैसे लिखा हुआ है इसमें कि प्लाज्मोडेस्माटा इज लाइंड बाई, प्लाज्मोडेस्माटा इज लाइंड बाई क्या होता है इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइन किया रहता है, दैट इनक्लोज टिब्यूल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्मोटिब्यूल कहते हैं। तो यहाँ पर अभी डायग्राम में समझे बच्चों कि ये प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा पूरा जो होता है लाइंड होता है किससे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इस पे मेम्ब्रेन से लाइंड होता है, ये इस मेम्ब्रेन से लाइंड होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइंड होता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये इनक्लोज किए रहता है किसको, टिब्यूल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्मोटिब्यूल कहते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखे हुए बच्चों प्लाज्मोडेस्माटा is lined by plasma membrane, it encloses tubules of endoplasmic reticulum, it includes endoplasmic reticulum। यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है लाइन रहता है किससे बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो इनक्लोज किए रहता है किसको, टिब्यूल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिसको हम डिस्मोटिब्यूल कहते हैं। और ये डिस्मोटिब्यूल जो होता है मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म की कंटिन्यूटी को मेंटेन किए रहता है। अब एक स्पेस बिटवीन डिस्मोटिब्यूल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन 8 to 10 माइक्रोफिलामेंट। जैसा कि बतलाया इसमें कि ये डिस्मोटिब्यूल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये क्या होगा, डिस्मोटिब्यूल, ये डिस्मोटिब्यूल और ये क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दोनों के बीच में क्या होता है, ये माइक्रोफिलामेंट और क्या होता है, चैनल प्रोटीन्स है, चैनल प्रोटीन एंड फिलामेंट लिखे हुए हैं। तो 8 to 10 क्या होता है इसमें, माइक्रोफिलामेंट एंड चैनल प्रोटीन्स होता है इस स्पेस में। तो उसी को यहाँ पर लिखे हुए बच्चों। अब प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन क्या होता है बच्चों, प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है यूजफुल इन ट्रांसफ़र ऑफ स्टिमुली, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मटेरियल्स बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एम्स में भी पूछ चुका है और AIPMT मतलब नीट में भी पूछ चुका था, ये पूछ चुका है। अब देखो नीट को ही पहले AIPMT करते थे, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट कहते थे। अब ये 3-4 साल से नीट हो गया है, पहले था AIPMT। तो ये लाइन जो होता है प्लाज्मोडेस्माटा का जो फंक्शन होता है बच्चों, ये एम्स में भी पूछे हुए हैं और नीट में भी पूछे हुए हैं, मतलब AIPMT में भी पूछे हुए हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या हो गया बच्चों, प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में समझ गए होंगे बच्चों। अब नेक्स्ट हम जो देखते हैं बच्चों, अब पिट के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं, पिट के बारे में देखते हैं कि पिट किसको कहते हैं। देखो बच्चों, सेल वॉल जो होता है यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म इन थिकनेस। जनरली जो होता है सेल वॉल क्या होता है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म थिकनेस का होता है। थ्रू आउट क्या होता है, यूनिफॉर्म थिकनेस का होता है। लेकिन कहीं कहीं पर जो होता है, कहीं कहीं सर्टेन प्लेसेस पर जो होता है सेकेंडरी वॉल इज़ नॉट लेट डाउन, मतलब सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है वहाँ पर नहीं होता है। तो उस अनथिकेंड एरिया को या डिप्रेशन को ही क्या कहते हैं, पिट कहते हैं। जैसे यहाँ आप लिखे हुए बच्चों, सेल वॉल इज क्या होता है इसमें देखना, सेल वॉल इज यूनिफॉर्म थिकनेस थ्रू आउट, है ना। बट एट सर्टेन प्लेसेस पे क्या होता है बच्चों, सेकेंडरी सेल वॉल इज नॉट लेट डाउन, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं रहता है। तो जिस जगह पर सेकेंडरी सेल वॉल अब्सेंट होता है वो जो होता है अनथिकेंड एरिया या डिप्रेशन होता है। वो जहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल अब्सेंट होगा वहाँ पर अनथिकेंड एरिया या डिप्रेशन बन जाएगा। उस डिप्रेशन को ही कहते हैं बच्चों हम
पीट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पीट कहते हैं। तो जनरली जो होता है क्या होता है बच्चों? सेल वॉल यूनिफॉर्म थिकनेस का होता है, बट सर्टेन प्लेसेस पर सेल वॉल क्या सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है, जिसके कारण एब्सेंट रहने के कारण अनथिकेंड एरिया या डिप्रेशन बन जाता है। उस डिप्रेशन को ही कहते हैं पीट। और पीट जो होता है एडजेसेंट सेल्स का जो पीट होता है, वो एडजेसेंट सेल्स का पीट जो होता है यहाँ पर जनरली एग्जैक्टली क्या होता है? ये देखना अपोजिट होता है। ये पीट ऑफ एडजेसेंट सेल्स जनरली अगर एग्जैक्टली अपोजिट, और क्या बनाता है? फंक्शनल पीट पेयर बनाता है। क्या बनाता है? फंक्शनल पीट पेयर बनाता है। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, ये यहाँ पर देखना बच्चों, देखो ये है मिडिल लैमली, ये क्या है? मिडिल लैमली है। देखो ये है मिडिल लैमली और ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है। ये मिडिल लैमली, ये प्राइमरी सेल वॉल, देखो यहाँ लिखा हुआ है ये मिडिल लैमली है और ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है। और ये क्या है बच्चों? सेकेंडरी सेल वॉल है। ये क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल लिखा हुआ है। तो सेकेंडरी सेल वॉल क्या थ्रू आउट है? नहीं है, कुछ कुछ जगह पर क्या है? एब्सेंट है। तो जहाँ पर एब्सेंट है वहाँ पर डिप्रेशन या डिप्रेशन एरिया हो गया, और इस डिप्रेशन एरिया को ही क्या कहते हैं बच्चों? हम पीट कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीट कैविटी कहते हैं। तो ये पीट कैविटी, और एक पीट कैविटी क्या होता है? एक पीट कैविटी ये हो गया, दूसरा पीट कैविटी ये हो गया। तो ये पीट कैविटी क्या होता है? पेयर में होता है, इसलिए इसको हम फंक्शनल पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल पेयर कहते हैं। तो यही है यहाँ पर लिखे हुए हैं बच्चों कि पीट ऑफ एडजेसेंट सेल्स जनरली अकर्स एग्जैक्टली अपोजिट एंड फॉर्म फंक्शनल पीट पेयर। ये फंक्शनल पीट पेयर का फॉर्मेशन करता है। अब ये पीट जो प्रेजेंट होता है वॉल में, है ना, पीट जो प्रेजेंट होता है वॉल ऑफ फ्री सरफेस सेल, फ्री सरफेस सेल पर जो पीट प्रेजेंट होता है विदाउट पार्टनर होता है। फ्री सेल के फ्री सरफेस पे अगर पीट प्रेजेंट है, अब मान लिया कि ये सेल है, ये क्या है? सेल है, और इसके फ्री सरफेस ये हो गया। अभी फ्री सरफेस पे पीट प्रेजेंट है, यहाँ पे डिप्रेशन प्रेजेंट है, तो अनपेयर्ड होगा। वो क्या होगा? अनपेयर्ड होगा, विदाउट पार्टनर होगा। तो जब विदाउट पार्टनर होता है तो वैसे पीट को हम कहते हैं बच्चों क्या? ब्लाइंड पीट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लाइंड पीट कहते हैं। तो लिखे हुए पीट प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ फ्री सरफेस सेल विल बी विदाउट ए पार्टनर इज कॉल्ड ब्लाइंड पीट। अब अगर क्लोज और प्लग्ड पीट होता है लेकिन वो क्लोज्ड होता है, बंद होता है वो, तो उसको हम कहते हैं क्या? एस्पायरेटेड पीट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्पायरेटेड पीट कहते हैं। अब पीट में जो होता है दो पार्ट होता है बच्चों, एक होता है पीट मेम्ब्रेन, दूसरा होता है पीट चैम्बर। क्या होता है? पीट चैम्बर होता है। किसी भी पीट में दो पार्ट होता है, पीट मेम्ब्रेन होता है और पीट चैम्बर होता है, और उस पीट चैम्बर में पीट अपर्चर होता है। क्या होता है? पीट अपर्चर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों हम, देखो यहाँ पर किसी भी पीट में क्या होता है? पीट चैम्बर या पीट कैविटी। देखो ये क्या है? पीट कैविटी है, ये पीट कैविटी हो गया ये। और दूसरा क्या है? ये पीट मेम्ब्रेन है। ये क्या है? पीट में, ये देखो पीट है, ये पूरा क्या है? पीट है। तो पीट में क्या होता है? एक पीट कैविटी हो गया, पीट कैविटी हो गया, ये पीट चैम्बर, और दूसरा क्या है? मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर देखो लिखे हुए हैं पीट मेम्ब्रेन। पीट मेम्ब्रेन किसका बना होता है? ये बना होता है मिडिल लैमली का एंड प्राइमरी सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स। एक सेल इधर हो जाएगा, दूसरा सेल इधर होगा, दोनों सेल के प्राइमरी सेल, इस सेल का प्राइमरी सेल वॉल ये हो जाएगा, इस सेल का प्राइमरी सेल वॉल ये हो जाएगा। तो पीट मेम्ब्रेन बना होता है किसका? प्राइमरी सेल वॉल एंड मिडिल लैमली का बना होता है। किसका बना होता है पीट मेम्ब्रेन बच्चों? प्राइमरी सेल वॉल एंड मिडिल लैमली का बना होता है। तो इस चीज़ को याद रखना। तो अभी मैंने क्या बतलाया कि पीट जो बना होता है किसका? पीट चैम्बर का बना होता है, पीट मेम्ब्रेन का बना होता है। तो ये हो गया पीट चैम्बर या पीट कैविटी, और दूसरा हो गया ये पीट मेम्ब्रेन हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक के जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? ये वाला पार्ट जो है पूरा, ये वाला पार्ट जो पूरा है बच्चों, ये क्या है? पीट मेम्ब्रेन है, और ये क्या है? पीट चैम्बर है, पीट कैविटी है। अब इसी पीट कैविटी में ये अपर्चर्स है। ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक के क्या है? अपर्चर्स है, ये पोर है। ये यहाँ से यहाँ तक के क्या होता है? अपर्चर्स या पोर है। इसको क्या कहते हैं? पीट पोर और अपर्चर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पीट पोर और अपर्चर कहते हैं। तो ये पीट मेम्ब्रेन हो गया, ये पीट कैविटी हो गया बच्चों, और ये क्या हो गया? पीट अपर्चर हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? पीट अपर्चर हो गया ये। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों लिखे हुए हैं यहाँ पर कि ये पीट कॉन्सिस्ट ऑफ क्या होता है? कोई भी पीट जो होता है इसमें टू पार्ट का बना होता है। एक पार्ट होता है पीट मेम्ब्रेन और दूसरा पार्ट होता है क्या? पीट कैविटी और पीट चैम्बर। और इस पीट चैम्बर में क्या होता है? पीट अपर्चर होता है ऑन द सरफेस ऑफ वॉल, पीट अपर्चर होता है। अब पीट मेम्ब्रेन किसका बना होता है? अभी बतलाए थे बच्चों, प्राइमरी सेल वॉल और मिडिल लैमली। तो प्राइमरी सेल वॉल ऑफ वन सेल, फिर बीच में आएगा क्या? मिडिल लैमली, फिर होगा प्राइमरी सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स, प्राइमरी सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स। तो ये पीट मेम्ब्रेन किसका बना होता है? इसको याद रखना कि प्राइमरी सेल, एक सेल का प्राइमरी सेल वॉल होगा, फिर उसके बाद मिडिल लैमली होगा, फिर दूसरे सेल का प्राइमरी सेल वॉल होगा। मतलब ओवरऑल देखते हैं तो पीट मेम्ब्रेन कॉन्सिस्ट ऑफ प्राइमरी
प्राइमरी सेल वॉल या प्राइमरी वॉल एंड मिडिल लैमेली का बना होता है एंड प्राइमरी सेल वॉल का बना होता है। ये परमिएबल होता है। पिट क्या होता है? परमिएबल होता है। इसमें माइन्यूट क्या होता है? सब माइक्रोस्कोपिक पोर होता है। इसलिए पिट हेल्प करता है किसमें? रैपिड ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। तो ये पिट का फंक्शन क्या हो गया बच्चों? इस पिट का फंक्शन क्या हो गया? रैपिड ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। रैपिड ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स के बीच में रैपिड ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन करता है कौन? पिट। तो पिट किसको कहते हैं ये हम लोग समझ गए बच्चों। पिट किसको कहते हैं बच्चों? फिर से एक बार रिवीजन कर लो। पिट किसको कहते हैं बच्चों? सेल वॉल जनरली यूनिफॉर्म थिकनेस का होता है, लेकिन कहीं कहीं पर सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है? नॉट लेट डाउन, मतलब अब्सेंट। और जहां अब्सेंट होता है वहां पर अनथिकेंड एरिया और डिप्रेशन बनता है, उसको हम पिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पिट कहते हैं। और पिट जो होता है एडजेसेंट सेल्स का एग्जैक्टली अपोजिट होता है, इसलिए फंक्शनल पिट पेयर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? फंक्शनल पिट पेयर। और पिट जो बना होता है दो पार्ट का बना होता है। इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है पिट मेम्ब्रेन, दूसरा होता है पिट कैविटी और चैम्बर। तो पिट कैविटी और चैम्बर बतलाए। पिट मेम्ब्रेन किसका बना होता है? मिडिल लैमेली प्लस प्राइमरी सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स का बना होता है। अब ये पिट जो क्या होता है बच्चों? परमिएबल होता है। इसमें माइन्यूट सब माइक्रोस्कोपिक पोर होता है। इसके कारण पिट क्या करता है बच्चों? पिट का फंक्शन क्या हो जाएगा? हेल्प इन रैपिड ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। अब देखो बच्चों, पिट का भी टाइप होता है। क्या होता है बच्चों? पिट का टाइप होता है। पिट जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ पिट चैम्बर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ पिट चैम्बर। ये पिट जो होता है बच्चों टू टाइप्स होता है। क्या होता है बच्चों? टू टाइप्स होता है। एक होता है सिंपल पिट, दूसरा होता है इसमें बॉर्डर पिट। एक क्या होता है? सिंपल पिट, दूसरा होता है बॉर्डर पिट। तो सिंपल पिट क्या होता है बच्चों? सिंपल पिट में डायमीटर ऑफ पिट जो होता है यूनिफॉर्म होता है। डायमीटर ऑफ पिट यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ। जब डायमीटर ऑफ पिट्स थ्रू आउट इट्स लेंथ सेम होता है तब इसको कहते हैं सिंपल पिट। क्या कहते हैं बच्चों? सिंपल पिट। और ये सिंपल पिट किस में पाया जाता है बच्चों? थिक वॉल्ड क्या होता है? पैरेन्काइमा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा में पाया जाता है। तो अब डायग्राम के थ्रू देखते हैं बच्चों। देखो सिंपल पिट हम किसको कहते हैं? जिसमें पिट का डायमीटर थ्रू आउट क्या होता है? सेम होता है। देखो पिट का डायमीटर क्या होता है? इसका डायमीटर क्या है? सेम है। यहाँ पर भी डायमीटर क्या है? सेम है। तो पिट का डायमीटर जब सेम होता है, थ्रू आउट जब होता है, तब इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल पिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिंपल पिट कहते हैं। इसलिए जो होता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंपल पिट जो होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है? डायमीटर ऑफ पिट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ। डायमीटर ऑफ पिट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ। पिट का डायमीटर जो होता है थ्रू आउट होल लेंथ जो होता है यूनिफॉर्म होता है, सेम होता है, तब उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल पिट कहते हैं। और ये सिंपल पिट जो होता है ये किस में पाया जाता है बच्चों? थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा में पाया जाता है। तो पिट देखे यहाँ पर बच्चों, पिट जो होता है टू टाइप्स होता है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ पिट चैम्बर पिट्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला क्या है बच्चों? ये सिंपल पिट है। सिंपल पिट किसको कहते हैं? डायमीटर ऑफ पिट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट होल लेंथ, इसी को कहते हैं सिंपल पिट। अब इसको डायग्राम के थ्रू जो होता है यहाँ पर समझते हैं बच्चों। देखो सिंपल पिट का ये डायग्राम है। सिंपल पिट में क्या होता है? डायमीटर ऑफ क्या होता है? पिट होल लेंथ क्या होता है? डायमीटर सेम है इसका। तो डायमीटर सेम रहता है तो इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल पिट कहते हैं। ये सब सारे क्या है बच्चों? सिंपल पिट है ये। तो सिंपल पिट का ये डायग्राम है। और इसमें समझाए हैं कि इसमें पिट कैविटी होता है, इसमें पिट मेम्ब्रेन होता है। पिट मेम्ब्रेन किसका बना होता है? मिडिल लैमेली का बना होता है एंड प्राइमरी सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स। इस सेल का प्राइमरी सेल वॉल ये, इस सेल का प्राइमरी सेल वॉल ये होता है इसमें। अब इसका एक और डायग्राम इसमें पिट देखो पेयर में होता है, फंक्शनल पेयर में होता है इसमें। तो इसको हम कहते हैं सिंपल पिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिंपल पिट कहते हैं। जब डायमीटर ऑफ पिट थ्रू आउट होल लेंथ क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, तब उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल पिट कहते हैं। दूसरा जो होता है बच्चों ये बॉर्डर पिट। दूसरा क्या होता है? बॉर्डर पिट होता है यहाँ पर। तो बॉर्डर पिट किसको कहते हैं बच्चों? उस चीज़ को समझना यहाँ पर। देखो बॉर्डर पिट किसको कहते हैं जो समझना है यहाँ पर। बॉर्डर पिट जो होता है फ्लास्क शेप्ड या फनल शेप्ड होता है। बॉर्डर पिट जो होता है सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है पिट चैम्बर के ऊपर क्या होता है? एक्सटेंडेड होता है और एक्सटेंड करके वो बॉर्डर बनाता है वो। और ऑल अराउंड द पिट में ना, ऑल अराउंड द पिट क्या होता है? बॉर्डर बनाता है। और इसका डायमीटर क्या होता है? इसमें सेम नहीं होता है। डायमीटर क्या होता है? डिफरेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब जैसे देखें यहाँ पर बच्चों बॉर्डर पिट का एग्जाम्पल देखो, ये बॉर्डर पिट है। देखो यहाँ पर ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये जो यहाँ पर क्या होता है इसमें, यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर देखना ये सेकेंडरी सेल वॉल है। ये क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल है। ये क्या है बच्चों? सेकेंडरी सेल वॉल है। अब ये सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है बच्चों, ये सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है इसमें ये एक्सटेंड है ये,
है ना। सेकेंडरी सेल वॉल क्या है, यहाँ पर एक्सटेंड है ये। अब ये सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है देखो पिट चैम्बर के ऊपर एक्सटेंड है ये क्या होता है, एक्सटेंड है ये। फ्लास्क के रूप में क्या होता है, एक्सटेंड है ये। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये पिट चैम्बर का ये बॉर्डर हो गया। यहाँ पर इसको क्या लिखे हुए हैं, बॉर्डर। अगर क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसमें देखो ये पिट अपर्चर है ये, तो ये क्या हो गया, पिट अपर्चर हो गया। यहाँ पर ये पिट अपर्चर हो गया। ये क्या हो गया, पिट कैविटी या पिट चैम्बर हो गया। पिट चैम्बर क्या होता है, बाहर ओपन होता है किसके द्वारा, सेल के अंदर ओपन होता है पिट पोर्स के द्वारा, अपर्चर के द्वारा। तो ये पिट पोर हो गया, ये क्या हो गया, पिट चैम्बर हो गया। अब यहाँ पर देखना बच्चों कि यहाँ पर क्या होता है, ये रेड कलर से जो दिए हैं ये क्या होता है, मिडिल लैमली है। उसके ऊपर ब्लू कलर से जो दिए हैं वो क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है। यही बनाता है क्या, पिट मेम्ब्रेन। ये क्या बनाता है, पिट मेम्ब्रेन। अब ये सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है, प्राइमरी, ये देखो सिंपल पिट में क्या देखे थे कि यहीं तक के था सेकेंडरी सेल वॉल, ये इधर यहीं तक के था। तो पिट चैम्बर का डायमीटर क्या था, यूनिफॉर्म था। यहाँ पर डायमीटर यूनिफॉर्म है। यहाँ पर देखो, यहाँ इधर पिट चैम्बर का डायमीटर क्या है, ज़्यादा है, इधर पिट चैम्बर का डायमीटर क्या है, कम है। मतलब सेंट्रीपिटली जो होता है पिट चैम्बर का डायमीटर कम होते आ रहा है। ये सेल के अंदर हो गया, ये भी सेल के अंदर हो गया। तो सेंट्रीपिटली जब अंदर की ओर लगता है तो क्या कहते हैं इसको, कोई फोर्स जब अंदर की ओर लगता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ये डायमीटर ऑफ पिट चैम्बर जो होता है सेंट्रली क्या होता है, डिक्रीज होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। यहाँ देखो डायमीटर पिट चैम्बर का क्या है, ज़्यादा है। यहाँ डायमीटर देखो कम है। तो सेंट्रली क्या होता है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटली क्या होता है, डायमीटर डिक्रीज कर रहा है। तो बॉर्डर पिट किसको कहेंगे बच्चों, बॉर्डर पिट के केस में जो होता है सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है ये क्या होता है, फ्लास्क शेप्ड सेल्स शेप के फॉर्म में ये क्या होता है, एक्सटेंडेड होता है। इसको क्या होता है, एक्सटेंडेड होता है। इस एक्सटेंडेड पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस एक्सटेंडेड पार्ट को कहते हैं हम बॉर्डर। क्या कहते हैं, बॉर्डर। इसलिए इस पिट को हम कहते हैं बॉर्डर पिट कहते हैं। ये क्या कहते हैं, बॉर्डर पिट। अभी देखो ओवरऑल देखो बॉर्डर पिट को तो क्या होता है, फ्लास्क शेप दिखता है। ये कैसा दिखता है, फ्लास्क शेप दिखता है। इसलिए इसका शेप क्या हो जाएगा, फ्लास्क शेप्ड होगा ये। तो ये बॉर्डर पिट हो गया बच्चों। अब इसके सेंटर में जो होता है डिस्क शेप्ड या लेंस शेप्ड क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। देखो ये लेंस शेप्ड या डिस्क शेप्ड क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, टोरस कहते हैं। क्या कहते हैं, टोरस कहते हैं इसको हम। ये क्या कहलाता है, टोरस कहलाता है ये। तो ये जो होता है पिट मेम्ब्रेन के ऊपर जो होता है लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इस लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बच्चों, हम टोरस कहते हैं। तो समझ गए होंगे बच्चों बॉर्डर पिट का स्ट्रक्चर, बॉर्डर पिट के बारे में। यहाँ पर बॉर्डर पिट में क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है एक्सटेंडेड होता है। पिट चैम्बर के ऊपर क्या होता है, एक्सटेंडेड होता है ना, बॉर्डर के रूप में एक्सटेंडेड होता है। इसलिए इसको हम कहते हैं बॉर्डर पिट। इसमें देखो सिंपल पिट में क्या पढ़ाए थे कि पिट का ये जो पिट चैम्बर होता है, पिट का डायमीटर यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट। मतलब थ्रू आउट डायमीटर क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पर डायमीटर क्या होता है, यहाँ डायमीटर कम है, यहाँ डायमीटर क्या है, ये सॉरी इधर डायमीटर क्या है, ज़्यादा है, इधर डायमीटर क्या है, कम है। मतलब डायमीटर जो होता है सेंटर की ओर क्या होता है, डिक्रीज होते जा रहा है। सेंट्रीपिटली क्या होता है, डिक्रीज होते जा रहा है। अब ये पिट मेम्ब्रेन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पिट मेम्ब्रेन है। तो पिट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, लेंस शेप्ड और डिस्क शेप्ड क्या होता है, एरिया होता है, स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या कहते हैं बच्चों, हम टोरस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम टोरस कहते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं हम बच्चों बॉर्डर पिट के बारे में, स्ट्रक्चर के द्वारा समझ गए। अब देखो किसको कहते हैं, लिखे हुए यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल ओवर अर्चेज। ये क्या है, ओवर अर्चेज द पिट चैम्बर। पिट चैम्बर के ऊपर एक्सटेंड था एंड फॉर्म क्या होता है, बॉर्डर ऑल अराउंड द पिट। ऑल अराउंड द पिट क्या होता है, बॉर्डर का फॉर्मेशन करता है। इसलिए इसको हम बॉर्डर पिट कहते हैं। डायमीटर ऑफ पिट का वेट अभी बतलाए थे कि नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म किस में होता है, सिंपल पिट में। बॉर्डर पिट में क्या होता है, नॉट यूनिफॉर्म। क्यों नॉट यूनिफॉर्म होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बॉर्डर। बॉर्डर के रहने के कारण यूनिफॉर्म डायमीटर नहीं रहता है। तो डायमीटर क्या होता है, अभी क्या बतलाया, डिक्रीज करता है सेंटर की ओर। इसलिए सेंट्रीपिटली क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, डायमीटर डिक्रीजेज सेंट्रीपिटली। अब डायमीटर ऑफ पिट अपर्चर जो होता है, ये पिट कैविटी से क्या होता है, स्मॉलर होता है। डायमीटर ऑफ पिट अपर्चर जो होता है, पिट अपर्चर का डायमीटर जो होता है पिट कैविटी से क्या होता है, यहाँ पर स्मॉलर होता है। अब देखना बच्चों, यहाँ पर जो होता है पिट कैविटी का जितना डायमीटर है उतना ही क्या होता है, पिट अपर्चर का डायमीटर है। ये सिंपल पिट का है। सिंपल पिट में जो होता है जितना पिट कैविटी का डायमीटर होता है, सेम डायमीटर क्या होता है, पिट अपर्चर का होता है। लेकिन बॉर्डर पिट के केस में देखो ये पिट चैम्बर या पिट कैविटी का डायमीटर क्या है, ज़्यादा है। लेकिन पिट पोर या अपर्चर का डायमीटर क्या है, कम है। ये पिट पोर या अपर्चर है, ये इसका डायमीटर क्या होता है, कम होता है। तो पिट चैम्बर के कंपेरिजन में जो होता है पिट पोर का डायमीटर क्या होता है, कम होता है। और ये जो थिकेंड एरिया है इसको क्या कहते हैं बच्चों, टोरस कहते हैं। क्या कहते हैं, टोरस कहते हैं। अब उस टोरस के बारे में देखेंगे यहाँ पर। अब देखो बच्चों
पिट मेम्ब्रेन, यहाँ पर लिखे हुए हैं पिट मेम्ब्रेन बियर सेंट्रली लोकेटेड लेंस और डिस्क शेप्ड थिकेनिंग, लेंस और डिस्क शेप्ड थिकेनिंग। इस लेंस और डिस्क शेप्ड थिकेनिंग को क्या कहते हैं? टोरस कहते हैं। जैसा अभी बतलाए थे उसको क्या कहते हैं बच्चों? टोरस कहते हैं। और टोरस जो होता है वॉल्व की तरह एक्ट करता है फॉर द पैसेज ऑफ वाटर, वाटर के पैसेज के लिए क्या होता है? ये वॉल्व की तरह एक्ट करता है। और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि टोरस जो होता है प्रिवेंट करता है किसको? रप्चर ऑफ पिट मेम्ब्रेन। टोरस जो होता है पिट मेम्ब्रेन को रप्चर नहीं होने देता है, पिट मेम्ब्रेन के रप्चरिंग से तो क्या करता है? प्रिवेंट करता है। कौन? टोरस। तो लिखे हुए यहाँ पर टोरस यूजफुल टू प्रिवेंट रप्चर ऑफ पिट मेम्ब्रेन ड्यू टू अनइक्वल प्रेशर। अनइक्वल प्रेशर के कारण पिट मेम्ब्रेन रप्चर ना कर जाए, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? टोरस होता है। मतलब टोरस जो होता है, टोरस का फंक्शन क्या हो गया बच्चों? ये एक्ट एज वॉल्व फॉर द पैसेज ऑफ वाटर, और ये जो होता है अनइक्वल प्रेशर के कारण पिट मेम्ब्रेन को क्या करता है? रप्चरिंग से प्रिवेंट करता है। तो ये जो होता है यहाँ पर टोरस जो होता है, ये देख रहे हो टोरस है ना, पिट मेम्ब्रेन के ऊपर लेंस शेप्ड क्या होता है? थिकन एरिया है, इसको कहते हैं टोरस। ये टोरस जो होता है अलाउ द पैसेज ऑफ वाटर, और ये क्या होता है? टोरस जो होता है मेम्ब्रेन के ब्रस्टिंग को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। मेम्ब्रेन को क्या करता है? ये ब्रस्ट नहीं होने देता है। ड्यू टू अनइक्वल थिकनेस, ये ब्रस्ट होने का चांस जो होगा, अगर मान लिया इधर ज़्यादा प्रेशर होगा इधर कम प्रेशर होगा, तो अनइक्वल प्रेशर के कारण ये ब्रस्ट ना कर जाए, इसके लिए यहाँ पर क्या होता है? टोरस प्रेजेंट होता है। तो टोरस जो होता है ये क्या होता है? मेम्ब्रेन को जो होता है इसमें ये जो है पिट मेम्ब्रेन को क्या होता है? ब्रस्टिंग से प्रिवेंट करता है ड्यू टू अनइक्वल प्रेशर। अनइक्वल प्रेशर के कारण पिट मेम्ब्रेन का ब्रस्टिंग नहीं हो जाए, इससे प्रिवेंट कौन करता है बच्चों? टोरस। तो टोरस का फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रिवेंट का क्या होगा इसमें? पिट मेम्ब्रेन फ्रॉम ब्रस्टिंग ड्यू टू अनइक्वल प्रेशर। तो ये हो गया पिट के बारे में बच्चों। ये क्या हो गया? पिट के बारे में पढ़े। तो अभी तक हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में पढ़े, पिट के बारे में पढ़े। अब हम लोग जानते हैं दूसरे चीज़ के बारे में बच्चों, सेल कोट के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं बच्चों? सेल कोट के बारे में जानते हैं हम। सेल कोट क्या होता है इस चीज़ को समझना बच्चों। सेल कोट किसको कहते हैं? जिसको समझना। देखो ये एनिमल सेल है, ये है ना, ये जो होता है एनिमल सेल है। ये जनरली देखो ये सेल कोट जो होता है ये डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है ऑन द आउटर सरफेस। ये आउटर सरफेस इन मेनी एनिमल्स एंड प्रोटिस्ट। एनिमल सेल और प्रोटिस्ट सेल में जो होता है इसमें, है ना, एनिमल सेल्स और प्रोटिस्ट सेल के आउटर सरफेस पे जो होता है इसमें डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स होता है। डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये देखो एनिमल सेल्स है या प्रोटिस्ट सेल्स इसको मानते हैं। इस प्रोटिस्ट सेल्स के ऊपर जो होता है लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स होता है। देखो ये रेड कलर का जो बनाए हुए हैं फाइब्रस हम, है ना, ये फाइब्रस होता है, ये ओलिगोसैकेराइड का बना होता है। ये समझे ना, ये फाइब्रस जो लेयर होता है, फाइब्रा डिस्टिंक्ट लेयर होता है ना, सेल सरफेस के ऊपर। ये सेल सरफेस हो गया, सेल सरफेस के ऊपर जो होता है ये फाइब्रस लेयर प्रेजेंट होता है। इस फाइब्रस लेयर को क्या कहते हैं बच्चों? हम सेल कोट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेल कोट कहते हैं। तो देखो सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो होता है ये फाइब्रस लेयर होता है। इस फाइब्रस लेयर को क्या कहते हैं बच्चों? हम सेल कोट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेल कोट। इसलिए यहाँ लिखे हुए हैं इट इज ए डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स is observed on the outer surface in many animals and protists। और ये फाइब्रस नेचर का होता है। ये कैसा होता है? फाइब्रस नेचर का। और ये बना होता है किसका बच्चों? ओलिगोसैकेराइड का बना होता है। किसका बना होता है? ओलिगोसैकेराइड का बना होता है। ये ओलिगोसैकेराइड एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होता है। देखो ये जो होता है ये सेल कोट है, सेल कोट के नीचे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो ये ओलिगोसैकेराइड जो होता है ये किसका पार्ट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होता है। अब कहोगे कि ये ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? देखो बच्चों कार्बोहाइड्रेट को जो होता है इसमें 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड, तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड उसको कहते हैं जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, मतलब वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोस मतलब होता है फ्यू, ओलिगोस मतलब होता है फ्यू, सैकेराइड मतलब क्या होता है इसमें? शुगर, मोनोसैकेराइड्स। तो जिसमें 2 to 9 मोनोसैकेराइड होता है, जिस कार्बोहाइड्रेट में 2 to 9 मोनोसैकेराइड होता है उसको हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। क्या कहते हैं बच्चों? ओलिगोसैकेराइड। मतलब द कार्बोहाइड्रेट which consist of 2 to 9 monosaccharide is known as oligosaccharides। और जब 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड होता है तो उसको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पॉलीसैकेराइड। जैसे सेलुलोज पॉलीसैकेराइड है, ग्लाइकोजेन क्या है? पॉलीसैकेराइड है। तो यहाँ पर ये जो सेल कोट है बच्चों, ये जो सेल कोट है ये बना होता है किसका? ओलिगोसैकेराइड का बना होता है।
कुछ केस में जो होता है इसमें सेल कोड जो होता है थिकेंड होता है, स्ट्रेंथेंड होता है, मतलब ज़्यादा मजबूत होता है, ये थिक होता है। इसलिए हो जाता है थिक क्योंकि उसमें सिलिकॉन, कैल्शियम एंड अदर क्या होता है, इसमें सॉल्ट का डिपोजिशन हो जाता है। क्या होता है, अदर सॉल्ट का डिपोजिशन हो जाता है। तो अगर सेल कोड में क्या होता है, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड अदर सॉल्ट का डिपोजिशन हो जाता है, तो ये क्या होता है, थिक, ये क्या होता है, थिक हो जाता है और ज़्यादा स्ट्रेंथेड हो जाता है, मतलब मजबूत हो जाता है ये। तो ये सेल कोड के बारे में समझे बच्चों हम लोग कि सेल कोड किसको कहते हैं। तो सेल कोड में याद रखने का कंपटीशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों कि सेल कोड किस में प्रेजेंट होता है, तो मेनी एनिमल्स एंड प्रोटिस्ट सेल्स में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल कैसा लेयर होता है, विस्कस लेयर होता है, फाइब्रस लेयर होता है, वाटरी लेयर होता है, कैसा होता है, तो ये कैसा होता है बच्चों, फाइब्रस लेयर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों कि सेल कोड किसका बना होता है, सेल कोड इज कंपोज्ड ऑफ, तो सेल कोड किसका बना होता है बच्चों, कंपोज्ड ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स का बना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों इसका, सेल कोड का। अब इसके सेल कोड के फंक्शन के बारे में जानेंगे, सेल कोड के किसके बारे में जानेंगे बच्चों हम, फंक्शन के बारे में। इसलिए यहाँ पर लिखे हुए हैं देखो सेल कोड, इसका फंक्शन, फंक्शन क्या होता है बच्चों, ये प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। ये प्लांट, ये सेल को क्या करता है, सेप प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, सेप प्रोवाइड करता है। और ग्लाइकोकैलिक्स टाइप ऑफ सेल कोड जो होता है वो यूजफुल इन रिकॉग्निशन बिटवीन माइक्रोब्स एंड बॉडी सेल्स बाई WBC। ये क्या होता है, WBC। देखो WBC जो होता है इसमें, WBC क्या करता है, ये WBC जो होता है ब्लड कॉर्पसल्स है, ये डिफेंसिव का काम करता है, ये डिफेंड करता है, हमारे बॉडी में जो भी पैथोजेंस आता है उसको मार देता है ये, है ना। तो यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ना, ये सेल कोड जो होता है ये क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं इसको, ग्लाइकोकैलिक्स नेचर का होता है ये। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है सेल कोड का जो ग्लाइकोकैलिक्स टाइप होता है, तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है देखो बच्चों, ये ओलिगोसैकेराइड जो अभी हम बतलाए, तो ओलिगोसैकेराइड जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन के साथ मिलता है तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये ओलिगोसैकेराइड लिपिड के साथ मिल गया तो हो गया ग्लाइकोलिपिड। और ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों मिलकर बनाता है क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बनाता है बच्चों, ग्लाइकोकैलिक्स। अब यही ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्निशन करता है किसको, माइक्रोब्स एंड बॉडी सेल्स। मतलब बॉडी सेल्स जो होता है एंड माइक्रोब्स को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, पहचान करने का काम करता है। तो हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जाता है तो कौन सा पार्ट है सेल का जो रिकॉग्नाइज करता है, पहचान करता है कि ये फॉरेन मटेरियल है या हमारे बॉडी के अंदर का मटेरियल है, तो वो पार्ट क्या है बच्चों, सेल कोड का ग्लाइकोकैलिक्स है। ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है रिकॉग्निशन का काम करता है ये, और ये कॉम्पिटिशन में बहुत बार पूछ भी चुका है। ये ग्लाइकोकैलिक, ये सेल कोड जो होता है सेल एग्रीगेशन और टिश्यू फॉर्मेशन में मदद करता है। ये सेल कोड के कारण क्या होता है, सेल का एग्रीगेशन होता है, और जब सेल एक साथ एग्रीगेट होगा तो क्या बनेगा, टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या होगा, टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सेल कोड ऑफ क्या होता है, RBC। देखो RBC के सेल कोड पर जो क्या होता है इसमें, RBC के सेल सरफेस पे जो सेल कोड होता है उस सेल कोड में क्या होता है, स्पेसिफिक एंटीजन होता है। क्या होता है बच्चों, स्पेसिफिक एंटीजन होता है। तो RBC के सेल कोड में जो होता है स्पेसिफिक एंटीजन होता है, और जैसा एंटीजन होगा वैसा ब्लड ग्रुपिंग होगा। तो लिखे हुए यहाँ पर ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट इन द सेल कोड ऑफ RBC। इस पॉइंट को समझना बच्चों कि RBC के सेल कोड पर जो होता है स्पेसिफिक एंटीजन होता है, और जैसा एंटीजन होगा वैसा ही क्या होगा, ब्लड ग्रुप का टाइप होगा। अगर एंटीजन ए है, RBC के सेल कोड पे क्या होता है, एंटीजन ए है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर RBC के सेल कोड पर क्या होता है, एंटीजन बी है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर RBC के सेल कोड पर एंटीजन क्या होता है, ए और बी दोनों एंटीजन होता है, तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी हो जाता है। अगर RBC के सेल कोड सरफेस पे के सेल कोड पर क्या होता है, इसमें एंटीजन नहीं है, एब्सेंट है एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और तुम लोग ऐसे भी जानते होगे, 19th में पढ़े होगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है। तो ए ब्लड ग्रुप कब होता है बच्चों, जब RBC के सेल कोड में क्या होता है, ए एंटीजन होता है। यहाँ लिखा हुआ है स्पेसिफिक एंटीजन, तो ये RBC के सेल कोड पे अगर ए एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। अगर बी एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी। अगर ए और बी दोनों एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। अगर दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होगा, ना ए एंटीजन ना बी एंटीजन, तब क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो समझे इस पॉइंट को बच्चों। तो ये क्या होता है, ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट इन सेल कोड ऑफ RBC। अब यहाँ पर जो होता है ये सेल कोड हिस्टोकैम्पेटिबिलिटी में इन्वॉल्व होता है। ये किस में इन्वॉल्व होता है बच्चों,
हिस्टोकैम्पेटिबिलिटी में इन्वॉल्व होता है। हिस्टोकैम्पेटिबिलिटी क्या होता है बच्चों? कैम्पेटिबिलिटी बिटवीन द सेल्स ऑफ क्या होता है? डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सेल्स ये टिश्यू ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ये क्या होता है? डिफरेंट इंडिविजुअल्स के सेल्स के बीच में क्या होता है? कॉम्पेटिबिलिटी होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। इसके कारण क्या होता है? सो वन एक्सेप्ट ग्राफ फ्रॉम अदर विदाउट गिविंग इम्यून रिएक्शन। विदाउट गिविंग इम्यून रिएक्शन कहने का मतलब समझना बच्चों, अगर किसी का स्किन का ट्रांसप्लांटेशन होता है, स्किन ट्रांसप्लांटेशन होता है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है, तब किसी के बॉडी में अगर स्किन का अगर हम क्या होता है ट्रांसप्लांटेशन करते हैं या किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो ये देखते हैं कि सेम स्पेसीज का है कि डिफरेंट स्पेसीज का है। अगर इंसान के शरीर में इंसान का ही किडनी लगाएंगे, अब क्या होता है? कुत्ते का किडनी तो नहीं लगा देंगे हम। कुत्ते का किडनी क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं होगा। एक्सेप्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पहचान कर लिया जाएगा कि वो डिफरेंट स्पेसीज का है। और ये जो डिफरेंट स्पेसीज का पहचान जो कर लिया जाता है, ये क्या होता है? हिस्टोकैम्पेटिबिलिटी होता है। क्या होता है? हिस्टोकैम्पेटिबिलिटी होता है, ये है ना। तो ये compatibility between tissue of different individuals so that one accept graft from other without giving an immune reactions। मतलब टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स के टिश्यू के बीच में जो क्या होता है? कैम्पेटिबिलिटी होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोकैम्पेटिबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोकैम्पेटिबिलिटी कहते हैं इसको हम। अगर सेम स्पेसीज का रहेगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर इंसान के शरीर में इंसान का ही किडनी लगाएंगे तो क्या होगा? एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर डिफरेंट स्पेसीज का लगाएंगे, किसी दूसरे एनिमल का लगाएंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये क्या होता है? कंपैटिबिलिटी होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कहते हैं। अगर डिफरेंट स्पेसीज का रहेगा तो इम्यून रिएक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, और इम्यून रिएक्शन एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा बच्चों। तो ये हो गया सेल कोड का फंक्शन। इतना तक क्या था? सेल कोड का फंक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों प्रोटोप्लास्ट के बारे में। क्या देखते हैं बच्चों? प्रोटोप्लास्ट के बारे में देखते हैं। प्रोटोप्लास्ट के बारे में सिंपल जानना, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, है ना। प्लांट सेल से सेल वॉल को जब हम बाहर निकाल देते हैं केमिकल्स के कारण या एंजाइम्स के एक्शन के कारण या मैकेनिकली, प्लांट सेल से सेल वॉल को हम बाहर निकाल देते हैं तो क्या बच जाता है? सेल मेम्ब्रेन बच जाता है, प्रोटोप्लाज्म बच जाता है। तो उसी को हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं बच्चों। तो प्रोटोप्लास्ट में यहाँ लिखे हुए हैं प्लांट सेल माइनस सेल वॉल। प्लांट सेल से सेल वॉल को हम निकाल देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ये टर्म किसने दिया था? हैंस्टिन ने दिया था। किसने दिया था टर्म? हैंस्टिन ने दिया था ये। अब यहाँ पर देखना बच्चों कि प्रोटोप्लास्ट जो होता है ना, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट इज ए प्लांट बैक्टीरियल और फंगल सेल दैट हैड इट्स सेल वॉल कंप्लीटली और पार्शियली रिमूव्ड यूजिंग आइदर मैकेनिकली और एंजाइमेटिकली। अगर हम प्लांट सेल से या बैक्टीरियल सेल से या फंगल सेल से सेल वॉल को, है ना, मैकेनिकली या एंजाइमेटिकली रिमूव कर देते हैं तो देन जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर देखना, ये मान लेते हैं कि क्या होता है? ये सेल है, ये क्या होता है? ये सेल है ये। अब इसके बाहर क्या होगा? इसमें सेल वॉल होगा, इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा, और ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये क्या है बच्चों? साइटोप्लाज्म है। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म मिला के क्या कहेंगे? ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिला के क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। तो अगर इस सेल वॉल को हम बाहर निकाल देते हैं, किसी भी कारणवश इस सेल वॉल को हम डिजोल्व कर देते हैं, तो केवल ये पार्ट बच जाएगा, केवल ये पार्ट बच जाएगा। यहाँ पे सेल वॉल को मैकेनिकली या एंजाइमेटिकली अगर हम डिजोल्व कर देते हैं तो केवल क्या होगा? हम ये पार्ट बचेगा। तो ये जो पूरा पार्ट बचेगा इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। इसलिए लिखे हैं बच्चों, ये प्रोटोप्लास्ट इज ए प्लांट बैक्टीरियल और फंगल सेल दैट हैड इट्स सेल वॉल कंप्लीटली और पार्शियली रिमूव्ड यूजिंग आइदर मैकेनिकली और एंजाइमेटिकली, है ना। मैकेनिकली और एंजाइमेटिकली मतलब एंजाइमेटिक। ये क्या होता है? जब रिमूव कर देते हैं सेल वॉल को हम, तब जो बचा हुआ स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट में बचा हुआ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों? ये देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये क्या? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? न्यूक्लियस है। और प्लांट सेल रहेगा तो इसके अंदर क्या होगा? वैक्यूल भी रहेगा। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं प्रोटोप्लास्ट हैज 4 कंपोनेंट्स: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस
वैक्यूल। और इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल भी होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल भी होता है। तो प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है, 4 कंपोनेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, और ये क्या हो गया, वैक्यूल हो गया। इतना ही पार्ट रहता है। और इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब सारे प्रेजेंट होते हैं। अब देखो इसमें, अब जैसे ग्रीन प्लांट सेल है, तो ग्रीन प्लांट सेल में सेल वॉल को रिमूव कैसे करेंगे, बाय ट्रीटिंग विथ सेलुलेज एंड पेक्टिनेज एंजाइम। प्लांट सेल्स में, ग्रीन प्लांट सेल्स जो होता है, ग्रीन प्लांट सेल से अगर सेल वाल को रिमूव करना होगा, ग्रीन प्लांट सेल से अगर सेल वाल को रिमूव करना होगा तो किससे ट्रीट करेंगे हम, सेलुलेज से ट्रीट करेंगे, पेक्टिनेज से ट्रीट करेंगे। ये दोनों एंजाइम से हम प्लांट सेल को ट्रीट करेंगे तो प्लांट सेल से सेल वाल क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो बच जाएगा, केवल बचेगा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच जाएगा, साइटोप्लाज्म बच जाएगा, न्यूक्लियस बच जाएगा, वैक्यूल बच जाएगा। उसी को हम क्या कह देंगे, प्रोटोप्लास्ट कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चों, प्रोटोप्लास्ट। अगर फंगल सेल है तो फंगल सेल में सेल वाल को डिजोल्व करने के लिए किस एंजाइम की जरूरत होती है, काइटिनेज। क्या होता है बच्चों, काइटिनेज। फंगल सेल को काइटिनेज से ट्रीट करते हैं तो फंगल सेल का सेल वाल क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। अगर बैक्टीरियल सेल है तो बैक्टीरियल सेल को अगर सेल वाल को डिजोल्व करने के लिए कौन सी एंजाइम की जरूरत होती है, लाइसोजाइम। बैक्टीरियल सेल को लाइसोजाइम एंजाइम से ट्रीट करते हैं तो बैक्टीरियल सेल का सेल वाल क्या होता है, रिमूव हो जाता है वो। या इसको करते हैं डाई एसिटाइल म्यूरामीडेज एंजाइम, या फिर क्या होता है, लाइसोस्टेफिन, है ना, लाइसोस्टेफिन। तो बैक्टीरियल सेल में सेल वाल को रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं, लाइसोजाइम, डाई एसिटाइल म्यूरामीडेज, और क्या होता है, लाइसोस्टेफिन्स होता है। इस 3 एंजाइम से अगर हम क्या होता है, ट्रीट करते हैं बैक्टीरियल सेल को, तो बैक्टीरियल सेल से सेल वाल क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है बच्चों। क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। तो ये हो गया प्रोटोप्लास्ट। यहाँ तक क्या हो गया, प्रोटोप्लास्ट हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, और अच्छी तरह से वीडियो समझना। अगर कहीं वीडियो समझने में कोई भी दिक्कत होता है तो बतलाना, उसका फिर सॉल्यूशन करेंगे हमें ना। और जो भी समझाए हैं इसको अच्छी तरह से समझना वीडियो को। पीडीएफ इसका जो भी फोटोकॉपी है सबका पीडीएफ जो होता है भेज चुके हैं, साइट पे तुम लोग को मिल जाएगा। और उसको नोट्स बनाना, जितना भी सेल स्ट्रक्चर में पढ़ाते जा रहे हैं बच्चों, सारे को जो होता है शुरू से एक नोट्स बनाते जाना। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, अब जैसे जुलाई के बाद जो होता है, सरकार के गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि जुलाई में जो होता है इसमें शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। तो जब इंस्टीट्यूट खुलेगा बच्चों, तो फिर जो होता है क्लास में जो भी अब वीडियो में पढ़ा रहे हैं वो सारे चीज़ को फिर से जो होता है क्लास में डिस्कस करेंगे। अब तुम नोट्स लिखे रहोगे तो ये फ़ायदा होगा कि लिखने का समय बच जाएगा, और लिखने का समय बच जाएगा तो उस समय में जो होता है और अच्छी तरीके से लाइव, जब फेस टू फेस हम लोग लाइव होंगे तो और अच्छी तरह से समझेंगे। अभी हो सकता है कि जो होता है ये वीडियो करके पढ़ा रहे हैं, वीडियो दे करके पढ़ा रहे हैं, तो इससे कुछ बातें समझ में नहीं आई होगी या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा। ऐसे हम नहीं समझते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि एक एक लाइन को, एक एक चीज़ को डिस्कस करते हुए जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है बच्चों, तो उसको जो होता है जब लॉकडाउन खत्म होगा, जब हम आएंगे समस्तीपुर पढ़ाने के लिए, जब आएंगे हम शिक्षा वाटिका में, तो वहाँ पर फेस टू फेस जब हम लोग इंटरैक्ट होंगे एक दूसरे से, तो अपनी सारी प्रॉब्लम को जो होता है एक दूसरे से शेयर करेंगे। और जो होता है तुम लोग का जितना भी प्रॉब्लम होगा वो सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। तो जो भी डाउट होगा उसका सॉल्यूशन करेंगे। और बायोलॉजी की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। अच्छी तरह से बायोलॉजी पढ़ोगे तुम लोग, और इतने अच्छी तरह से पढ़ोगे कि नीट का कोई भी क्वेश्चन जो होता है तुम्हारा छूटेगा नहीं। इसलिए अच्छे ढंग से पढ़ाई करना बच्चों, इस लॉकडाउन में अच्छे ढंग से पढ़ाई करना। जो भी यहाँ वीडियो देते जा रहे हैं उस वीडियो को जो होता है देखना। नोट्स जो देते जा रहे हैं, पीडीएफ जो फोटोकॉपी भेजते जा रहे हैं, उसको नोट्स के रूप में एक कॉपी अलग लेना, उसमें सेल स्ट्रक्चर के बारे में केवल लिखना। और जैसे जैसे पेज नंबर देते जा रहे हैं, आज जो हमने पढ़ाया 31 पेज नंबर तक पढ़ाया आज मैंने, है ना। तो ये पेज नंबर देकर सीरियली जो होता है, जैसे जैसे हम पीडीएफ भेजते जा रहे हैं उस तरह से नोट्स तैयार करते जाना, ताकि जब हम लॉकडाउन के बाद जब क्लास लेने के लिए आएंगे, क्लासरूम में जब तुम लोग के साथ इंटरैक्ट होंगे बच्चों, तो नोट्स लिखा हुआ रहेगा, तो केवल हमको दोबारा समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ईजिली जो होता है फिर जो होता है समझा देंगे हम। एक बार पढ़ा हुआ रहेगा तो आसानी पूर्वक जो होता है ईजिली तुम लोग समझ जाओगे बच्चों। इसलिए वीडियो में अगर कहीं कुछ भी दिक्कत होता है तो कोई टेंशन नहीं लेना है। फेस टू फेस जब हम आएंगे तो सारे प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे बच्चों। इसलिए बायोलॉजी के रूप में, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो होता है, टेंशन लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे भी शिक्षा वाटिका में जो होता है किसी भी सब्जेक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे टीचर अच्छे हैं और सब अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। हमारे नागेंद्र सर भी जो होता है हर तरह से अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। इसलिए बच्चों शिक्षा वाटिका में कहीं कुछ परेशानी नहीं होने वाली है। सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई जो होती है अच्छे ढंग से मिलेगी, और नीट लेवल तक के, आईटी एडवांस लेवल तक के सारी पढ़ाई जो होता है तुमको शिक्षा वाटिका समस्तीपुर में ही मिल जाएगा बच्चों। जो मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए नीट के लेवल का पढ़ाई मिलेगा। जो इंजीनियरिंग तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए क्या होता है, जे एडवांस लेवल का पढ़ाई मिलेगा बच्चों। इसलिए टेंशन नहीं लेना है बच्चों, आराम से पढ़ना है। ओके बच्चों।
आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे बच्चों, उसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ाएंगे बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाएंगे, इसलिए एनसीईआरटी बुक से थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लेना बच्चों। ओके बच्चों।